हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे वैदिक संस्कृति की। अब तक हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसके जो विशेष स्थल हैं उनके बारे में हमने अब तक पढ़ लिया था, साथ ही वहाँ से प्राप्त जो साक्ष्य थे और उनके जो पतन का क्या कारण था, ये सभी हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति की। वैदिक संस्कृति जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद आई थी, वैदिक संस्कृति जिसका समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। जो हम बात कर रहे हैं वैदिक संस्कृति की। वैदिक संस्कृति, जो वैदिक संस्कृति है, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो 600 ईसा पूर्व था। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व जो था वैदिक संस्कृति का जो टाइम पीरियड था। और ये कब आया था? ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद इस सभ्यता का विकास हुआ। इस सभ्यता की हमें जानकारी मिलती है वेदों से। कहाँ से मिलती है? वेदों से इसकी जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी मिलती है। जो वैदिक संस्कृति है इसको हम वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं। जो इसके अन्य नाम की अगर हम बात करें, अन्य नाम, अदर नेम, यानी अन्य नाम, अगर हम उसके अन्य नाम की बात करें तो वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं। और इसके अलावा इसको हम कह सकते हैं आर्य सभ्यता। इसको ये नाम भी दिए जा सकते हैं। और इनकी हमें जानकारी पता चलती है वेदों से। वेदों से हमें पता चलता है वैदिक संस्कृति यानी वैदिक सभ्यता के बारे में, जिसका टर्म पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। इसका जो था टाइम था यानी समय सीमा थी। इसके बाद हम बात करेंगे इसको कि जो दो कालखंडों में बांटा गया था। जो वैदिक संस्कृति थी यानी वैदिक सभ्यता या फिर आर्य जो सभ्यता थी, ये दो कालखंडों में विभाजित थी। और वो दो कालखंड कौन से थे? पहला जो था वो था ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, इसका जो समय पीरियड था यानी जो टाइम पीरियड था वो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व था। ऋग्वैदिक काल का जो समय पीरियड था क्या था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व था। उसके बाद जो दूसरा कालखंड था वो था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल ये था दूसरा। और इसका जो समय सीमा थी वो थी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इन दो कालखंडों में विभाजित था। जो वैदिक संस्कृति थी हमारी वो दो कालखंडों में विभाजित थी। पहली थी ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व था। और जो दूसरी थी उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। ये दो कालखंडों में विभाजित था और इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। इसको हम क्या कह सकते हैं? आर्य सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये तो था अभी तक इसकी जो वैदिक संस्कृति के कालखंड, इसको हमने डिवाइड किया है टुकड़ों में कि 1500 से लेकर 1000 और 1000 से 600, इसके बीच में हम सभी चीज़ें देखेंगे। और जल्दी से जल्दी इस पर जुड़ जाइए ताकि हम हमारा जो लेक्चर है स्टार्ट कर सकें। इसके बाद बात करते हैं वेदों की। वेदों की हम बात करें, वेदों की, तो वेदों की जानकारी हमें मिलती है जो वैदिक संस्कृति है। उस जो वैदिक संस्कृति की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, या फिर कह सकते समय की जानकारी। समय की जानकारी, समय की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? वेदों से हमें
प्राप्त होती है समय की जानकारी। इसके अलावा जो वेद हैं वो कितने हैं? 4 वेद हैं। हमारे पास जो है 4 वेद हैं। और कौन कौन से वेद हैं? पहला जो वेद है ऋग्वेद, दूसरा जो वेद है वो सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ये जो 4 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं हमारे। और इन चारों वेदों में सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद की हम बात करें तो अथर्ववेद है सबसे नया। लेकिन जो 3 वेद हैं हमारे, ये जो 3 वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सामवेद, ये 3 वेदों को हम वेदत्रयी कहते हैं। वेदत्रयी इनको कहा जाता है, इन 3 वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। और इन चारों वेदों को हम एक नाम दे सकते हैं। और वो नाम क्या है? वो नाम होगा, इन चारों वेदों को एक अगर हम नाम दें तो वो होगा संगमा हम एक नाम दे सकते हैं इन चारों वेदों को। और इन जो वेदों का जो संकलन किया गया है वो कुरुक्षेत्र में किया गया था। कुरुक्षेत्र में इन वेदों का जो संकलन हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। और कुरुक्षेत्र में भी हुआ था सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे इसका संकलन किया गया था इन वेदों का। और संकलन किया था जो कृष्ण देवव्यापन को जो श्रेय जाता है, उन्होंने संकलन किया था। और संकलन किया गया था सरस्वती नदी के किनारे जो कुरुक्षेत्र में है। और कुरुक्षेत्र को सभ्यता का पालना कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो कुरुक्षेत्र को है सभ्यता का पालना कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। ठीक है, कि कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे वेदों का संकलन किया गया। और संकलन करने वाले थे कृष्ण देवव्यापन, जिनका अन्य नाम था वेद व्यास के नाम से भी इनको जाना जाता है। और कुरुक्षेत्र को सभ्यता का पालना कहा जाता है। और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुरुक्षेत्र सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र या फिर अंबाला, पंचकुला, तो कुरुक्षेत्र जो ऑप्शन में आते हैं। इसके अलावा बात करते हैं वेद जो है संस्कृत की विद धातु से बना है। संस्कृत के विद धातु से बना है और जिसका अर्थ है ज्ञान। इसका अर्थ, वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान, या फिर कह सकते हैं जानना। किसी भी चीज़ को जानना या फिर किसी चीज़ का ज्ञान जो है वेद कहलाता है, जो संस्कृत के विद धातु से बना है। ये तो था बेसिक बातें वेदों के बारे में कि उनका संकलन कहाँ पर किया गया था, या फिर जो वेद के बारे में कि उनका अर्थ क्या है, किस शब्द से बना है, और उसका जो वेदों का संकलन किसने किया, कितने वेद हैं, पुराना वेद कौन सा, नया वेद कौन सा। ये सभी बेसिक जो बातें थी अभी तक हमने देखी है वेदों के बारे में। और किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बोरिंग चैप्टर भी नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ आ रहा होगा और याद भी रखते रहना साथ के साथ। याद भी करते रहना, क्योंकि समय बहुत कम है, एग्जाम नज़दीक है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आर्यों की, कि जो हमने पढ़ा था कि आर्य सभ्यता भी इसको कह सकते हैं। आर्य सभ्यता मैंने कहा था इसको आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं। आर्य सभ्यता
तो आर्य सभ्यता कह सकते हैं, तो आर्य के बारे में पढ़ेंगे। और वेदों से हमें पता चलता है, वेदों से हमें जानकारी मिलती है किसकी? वेदों से जानकारी मिलती है समय की तो मिलती है, साथ में आर्यों की। आर्यों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वेदों से। दूसरी बात, जो वेद होते हैं, जो आर्य हैं, आर्यों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का संस्थापक माना गया है। इनको भारतीय संस्कृति और सभ्यता का संस्थापक जो इनको माना गया है आर्यों को। और आर्यों को जो संस्थापक तो माना गया है, लेकिन इनका जो शाब्दिक अर्थ है वो है उच्च या फिर कुलीन, श्रेष्ठ, ये स्वतंत्र। जो आर्य को शाब्दिक अर्थ है, ये जो संस्कृत का जो शब्द है, ये आर्य जो एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है उच्च, कुलीन, श्रेष्ठ, स्वतंत्र। ऑप्शन में पूछ लेगा उच्च, कुलीन, श्रेष्ठ, स्वतंत्र किसका शाब्दिक अर्थ है, तो वो क्या होगा? आर्य। आर्य को क्या कहा गया है? भारतीय संस्कृति और सभ्यता का संस्थापक आर्यों को माना गया है। इसके बाद बात करते हैं जो आर्यों की भाषा है। आर्यों की जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। संस्कृत आर्यों की भाषा है। और एक बात और आप सभी को पता होगा कि जो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत कहलाती है, और आर्यों की भाषा भी क्या है? संस्कृत है। इसके अलावा जो संस्कृत आई, पहले जो संस्कृत आई, फिर अपभ्रंश आई, प्राकृत आई, उसके बाद हिंदी का विकास हुआ था। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्य के, जो एक जाति विशेष को इंगित न करके भाषाई को इंगित करते हैं। जाति विशेष को इंगित न करते हुए भाषाई को इंगित करता है। भाषाई विशेष है, भाषा विशेष को इंगित करता है जो आर्य है, आर्य शब्द जो है। इसके बाद बात करते हैं इनके मूल निवास की। तो इनका जो मूल निवास था, इनका मूल निवास था आल्प्स पर्वत। आल्प्स जो है पर्वत, इनका मूल निवास था, जो वर्तमान में यूरेशिया कह सकते हैं। यूरेशिया की बात है वर्तमान में। पहले इनका आल्प्स पर्वत था, जो ये बाद में चले गए थे हिंदुकुश पर्वत पर। ये बाद में यहाँ से इन्होंने पलायन किया और पहुँच गए हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये भी याद रख लेना, पाक व अफगान, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य कौन सा है? हिंदुकुश पर्वत है। और ये यहाँ पर पहुँचने के बाद ये खैबर दर्रा इन्होंने पार किया, खैबर दर्रा। और खैबर दर्रे से ये पहुँचे सप्त सिंधु प्रदेश, और ये पहुँचे सप्त सिंधु प्रदेश। फिर कहाँ पर पहुँची ये? सप्त सिंधु प्रदेश, जो कि भारत की हम बात कर रहे हैं। इनका जो मूल निवास था आल्प्स पर्वत था, जो यूरेशिया वर्तमान में कहलाता है। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है हिंदुकुश पर्वत, जो सबसे पहले आर्य पहुंचे थे, पलायन किया था इन्होंने। और खैबर दर्रे से होते हुए ये सब सिंधु प्रदेश में इन्होंने सबसे पहले डेरा डाला था। तो ये था बेसिक आर्यों के बारे में। और आर्य जो शब्द है, आर्य जो शब्द है वो वेदों में 36 बार आया है। वेदों में आर्य शब्द 36 बार आया है। और इसकी जानकारी हमें दी थी मैक्स मूलर ने बताया था। मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य जो शब्द है वो 36 बार आया था वेदों में।
ठीक है, ये था कुछ बेसिक आर्यों के बारे में जिनको संस्कृति और सभ्यता का संस्थापक माना गया है। आर्य शब्द का अर्थ होता है उच्च, कुलीन, स्वतंत्र, श्रेष्ठ। तो ये थी आर्यों के बारे में जानकारी। अब मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आया वो प्लीज़ एक बार फिर से इस वीडियो को देखें और याद करें। जितना इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे और नोट्स बनाओगे तो उतना जल्दी आपको याद होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।